अच्छा, कुछ ना दीगर इत्तलात भी हम तक मौसूल हो रही है, वो भी आप लोगों को बताते हैं कि आबना हुर्मस में ऑयल टैंकर के करीब 2 धमाकों की इत्तला मौसूल हुई है। अमला गो के महफूज रहा है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि वाक़या ओमान के कमज़ार साहिल के करीब पेश आया है और मैरीटाइम हुकाम वाक़ई की तहकीकात कर रहे हैं। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी की जानिब से ये भी कहा गया कि बहरी जहाज़ों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत दी गई है। तो ये एक रीसेंट अपडेट है। इस हवाले से मज़ीद जो भी खबर सामने आएगी कि आया कि ये जो धमाके के हवाले से सिनेरियो है, जो डिटेल्स हैं वो जैसे जैसे अनफोल्ड होगी, जैसे जैसे हमें इस हवाले से मज़ीद इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करेगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन एक बार फिर ज़रा आप लोगों को बताते हैं कि आबना हुर्मस में ऑयल टैंकर के करीब 2 धमाकों की इत्तला मिली है, जबकि अमला महफूज रहा है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट किया जा रहा है बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी की। और इसके अलावा वाक़या ओमान के कमज़ार साहिल के करीब पेश आया है और मैरीटाइम हुकाम वाक़े की तहकीकात भी जारी है। बरतानवी मैरीटाइम की जानिब से बताया गया है और साथ ही बहरी जहाज़ों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की गई है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वक़ार साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। और ख़बर भाई अंदाज में के लिए आपने सर वक्त निकाला, शुक्रगुजार हैं। कैसे देखते हैं वक़ार साहब आप इस तमाम तरह डेवलपमेंट को? अमरीकी सदर का जेडी वेंस का जो बयान है, फिर ईरान की जानिब से भी हमें बहुत हद तक एक मुस्बत इशारे पाकिस्तान को मिल रहे हैं, लेकिन ये भी जो खबर हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं कि आप इस सिनेरियो में कि आपने हुर्मस में ऑयल टैंकर के करीब 2 धमाके सुने गए, आपके पास इस हवाले से कोई इंसाइट्स हैं और मजमूई तौर पर आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? किस जानिब मामला जा रहे हैं वक़ार साहब? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली तो एक विपलैश वॉर ये बनी हुई है कि आप बेसिकली विप करते हैं, फिर आपने देखा बीच में एक पीस का टाइम आता है और दोबारा जो है स्टार्ट हो जाती है। और हम अभी सेकंड फेज को देख रहे हैं, जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था काफी एक्सटेंसिव, वो भी डाउन हो रही है। इसमें आई थिंक 2-3 चीजें अहम। एक तो पहले बात हुई थी कि जो ये तो कौन है लड़ाई की, इसके तीनों कोने अनस्टेबल हैं, जिसमें ट्रम्प साहब हैं, उसके बाद IRGC है और एक तरफ नेतन्याहू है, और इनको बैलेंस करना काफी मुश्किल काम है पीस मेकर्स के लिए। तो मेरे ख्याल में अभी जो एफर्ट हुई है, पाकिस्तान है, कतर, सऊदी अरेबिया, ये आई थिंक पूरी दुनिया के लिए एक आप कहने की अच्छी खबर है। लेकिन देखना यही है कि क्या जो अभी तक बातचीत हुई है इस पे चीजें आगे चल सकती हैं या दोबारा कोई विपलैश सीन हम देखेंगे। बीच में अभी एक इंडियन टैंकर भी आई थिंक डूबा है बाबुल मंदब के पास, और ये पता नहीं किसने उसको हिट किया था। इस तरीके से गल्फ ऑफ ओमान के पास भी कुछ अटैक्स की खबरें हैं। लेकिन ऑल टोल्ड मेरे ख्याल में अभी जो मुतारिब ग्रुप्स हैं वो एक वॉर वेरीनेस या वॉर टायर्डनेस भी नजर आ रही है, बिकॉज लड़ाई को अपना ज्यादा नहीं खींच सकते। कुछ खबरें हैं कि अमेरिकन स्टॉक्स डिप्लीट हो रहे हैं हाईटेक मिसाइल सिस्टम्स के। तो ये सारी वजूहात प्लस जो खित्ता है विच इज फेड अप ऑफ दिस वॉर, और खामखा उसमें बाकी मुल्कों को ड्रैग किया जाता है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी ओपनिंग है, और इसमें जो पीस मेकर्स हैं उनकी तरफ से जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और लाइकली ये है कि शायद जो है चीजें अभी पीस की तरफ बढ़े, लेकिन ऑनेस्टली इसको प्रेडिक्ट करना जी कि 100% क्या जो है ये दोबारा एस्केलेट नहीं करेगा, वो जरा मुश्किल है। वकार साहब, वही हम प्रेडिक्शन की जानिब जाना चाह रही थी कि जैसे कि कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कि अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं, तो आपके ख्याल से कोई भी इस तरह की एग्रीमेंट साइन हो सकता है अगले 48 घंटे में? जिसमें अगर तो देखें जो ट्रैजेक्टरी है लड़ाई की, उसमें टायर्डनेस ऑफ द वॉर तो है, और जैसा मैंने बात की कि डेफिनेटली खित्ते में तो कोई भी नहीं चाहता, कोई गल्फ कंट्री नहीं चाहता, उनके बिजनेसेस काफी इम्पैक्ट हुए हैं। फिर एक परसेप्शन थी पीस और स्टेबिलिटी की, वो इम्पैक्ट हुई है, और फिर नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात हो रही है। पैरेलल आपने देखा है कि अभी एक मीट हुई है जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के वज़राए खारजा मिले थे, और जॉर्डन में। सो एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी शायद बन रहा है। तो इसको देखते हुए मेरे ख्याल में तीनों साइडें हैं, उनको रियलाइज होना चाहिए कि आप अमन की तरफ जाएं। तो अभी फिलहाल आई थिंक जो आज की एनवायरनमेंट है उसमें काफी होप है कि चीजें आगे बढ़ेंगी, और हो सकता है कि अगला राउंड ऑफ टॉक इस्लामाबाद में हो, लेकिन उस पर भी 100% बंदा लड़ से बात नहीं कर सकता। लेकिन अच्छी खबर है अगर चीजें स्टेबल होती हैं। आपने देखा कि ऑयल प्राइसेस भी आई थिंक कोई $5-10 नीचे गई हैं, और मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत रिलीफ नजर आई है। तो लेट्स सी कि चीजें किस तरह आगे चलती हैं। अच्छा वक़ार साहब, ये जो 60 डेज़ का एक विंडो है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो अपना हुर्मस खोलने से मुतालिक है। तो
हाउ डू यू सी, जैसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब फॉक्स न्यूज़ से बात भी की तो उन्होंने ये बहुत रीसेंट इंटरव्यू उनका, उन्होंने ये बात कही है कि पहला मरहला तो ये है आपने हुर्मस खोलने का, दूसरे मरहले में हम जौहरी मुआहदे के हवाले से बात करेंगे। तो आपको लगता है कि इस 60 डेज़ की विंडो का अगर तो आपने हुर्मस के हवाले से भी कोई अगर फाइनल फैसला हो जाता है, कोई मुआहदा हो जाता है, तो हायर आर द चांसेस कि जौहरी मुआहदे से मुतालिक भी जो रिजर्वेशंस हैं वो भी ऑन द टेबल लाकर हल कर ली जाएगी? जी, प्रिंसिपली स्पीकिंग तो दो ही बड़े इश्यूज थे। आपने देखा कि लड़ाई में जो हाईलाइट हुए थे, एक्चुअली जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसका शटडाउन होना तो लड़ाई का कॉन्सिक्वेंस था, अदरवाइज तो पहले खुद ही हुई थी। बाकी वाज ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसपे आई थिंक पहले भी एक मुआहदा हुआ था JCPOA, जिसको बाद में ट्रम्प साहब ने सबोटाज कर दिया था। तो मेनली यही दो पॉइंट्स हैं। बाकी जो हर लड़ाई जो फिर अपना एक आप कहने ट्रैजेक्टरी भी जनरेट करती है और एक नैरेटिव जनरेट करती है, बिकॉज लड़ाई स्टार्ट आप किसी और ऑब्जेक्टिव से करते हैं और फिर खत्म किसी और पे होती है। तो अगर पिछले 3-4 महीने का जायजा लिया जाए तो मेरे ख्याल में अभी टाइम है। वाकई 60 डेज की विंडो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इसको एक्सप्लॉइट करते हुए आप जो है पीस की तरफ जाएं और कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करें। इसमें आई थिंक तीनों साइडों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और इस तुकोन के नीचे साफ है फिर 8 एंटिटीज हैं, आपकी GCC है, जॉर्डन है, हिजबुल्लाह बैठी हुई है लेबनान में, और फिर हुतीज बैठे हुए हैं यमन में। तो ये सारी इकाइयां जो हैं कहीं ना कहीं आप देखें कि या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। एंड बाय एंड लार्ज आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स पीस। पहले ये भी खतरा था शायद बाज़ मंतब भी शट डाउन हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हुई है जब पिक्चरिंग हुई हुतीज को कि जी ये फिर आपको जो है नुकसान होगा उसका, तो थोड़ा वहाँ भी आई थिंक ब्रेक लगी है। लेकिन मीनवाइल चूंकि चोक पॉइंट्स हैं और सेंसिटिव है तो इसमें कोई भी ट्रिगर कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में 60 दिन की जो विंडो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मेरे ख्याल में ईरानियन लीडरशिप, पोलिटिकल लीडरशिप तो शायद माइल है, इसमें IRGC है टू बी कन्विंस्ड कि मिलिट्री जो आपकी लेट्स स्ट्रेटजी है ठीक है, आपने अच्छा फाइट किया, बट नाउ इज द टाइम कि आप इसको एक्सप्लॉइट करते हुए ईरान को नॉर्मलाइज करें, इंटीग्रेट करें इलाके के साथ। 9 करोड़ की आबादी भी ये वेट नहीं कर सकती कि लड़ाई लगातार चलती रहे। काफी नुकसान, पूरी लाइफ शट डाउन हुई है, साहबजाद लोगों ने स्कूल जाना है, बच्चों ने बिजनेसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। एंड देन इज योर ओन इम्प्रेशन द कॉमिटी ऑफ नेशन। आप अगर बहुत ज्यादा इसमें हटदर्मी दिखाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ईरान ने गेन किया, बिल्कुल ऐसे ही वकार साहब, बिल्कुल ऐसे ही बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। और जैसा कि वकार साहब आपने भी बात की कि कारोबार बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है, ये कहेगा कि अगर अमेरिका ईरान मुआहिदा हो जाता है और आपने जो हुर्मज़ है उसका मसला हल हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए कितना फायदा है और फिर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, आपके ख्याल से वो ट्रिकल डाउन होने में कितनी देर लग सकती है? ये थे जो तो एनर्जी सप्लाईज की तरफ अगर आपके शायद तो एक इम्पैक्ट होगा कि साफ ज़ाहिर अभी आपने देखा है कि जो ऑयल एंड गैस की प्राइसेस पाकिस्तान में पीक पे हैं, और डिस्पाइट गवर्नमेंट मज़ीद दे, लेकिन अल्टीमेटली आप डिपेंडेंट हैं जो ऑयल इम्पोर्ट्स हैं, तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट पे, बिजनेसेस पे, ट्रैवल के ऊपर भी, और आम आदमी इम्पैक्ट हुआ है। तो एक तो वो रिलीफ है। दूसरा हो सकता है कि ईरान से डायरेक्ट फिर आपके जो लेट्स से एनर्जी जो चेन है वो खुल सकती है, फिर इंटीग्रेशन है। और एक बड़ा इम्पैक्ट ये भी है कि देयर इज रियलाइजेशन इन द रीजन के पाकिस्तान के बगैर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी नहीं चल सकता। तो ये जो बातचीत हो रही है, जिसको स्टेप बोला जा रहा है, सऊदी अरबिया, तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, इसमें आई थिंक एक क्रिटिकल रोल होगा। और आपका जो डिप्लोमेसी को भी मौका मिलेगा, जॉब्स भी खुलेंगी और पाकिस्तान को एक अच्छी नज़र से देखा जाएगा। ऑलरेडी वी हैव अ वेरी गुड इंप्रेशन इन गल्फ में, फिर आपको एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे, पिवटल प्लेयर के तौर पे देखा जाए। उसके फिर अपने डिविडेंड्स हैं, बिकॉज उसके अंदर फिर जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है और जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है इकोनॉमी, वहाँ भी पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक देयर इज सिल्वर लाइनिंग, प्रोवाइडेड कि ये चीज़ें जितना जल्दी हल हो जाए। तो वकार साहब, व्हाट पैटर्न डू यू सी दिस टाइम इज कमिंग अप? क्योंकि देखें हमने तो इससे पहले देखा कि मेमोरेंडम भी हुआ, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ चूँकि इतनी मुख्तलिफ है कि वो उसकी वायलेशन हमने देखा कि इमीडिएटली रिपोर्ट हुई। तो इस बार आपको क्या एक मुख्तलिफ पैटर्न नज़र आ रहा है, जिससे वी आर डेफिनेटली रियली होपफुल कि इंशाल्लाह ताला एक फ़ाइनल मुआहदे तक बात जाए, लेकिन व्हाट होप्स दिस टाइम आर डिफरेंट देन जो पास्ट में होप्स रही हैं और जो मेमोरेंडम होता रहा, एंड देन जो नेगोशिएशंस की बुनियाद पर एक रास्ता हमवार हुआ? जी, वो पहले जैसे मैंने बात की, आई थिंक समाप्त पे तो काफी हमने डिस्कस भी किया था जब लास्ट टाइम भी मुआहदे हो रहे थे कि ये जो ट्रायंगल है जिसके तीनों कॉर्नर की बात हुई है, ये मतलब बेसिकली एक अगर बेस लाइन देखी जाए तो अनस्टेबल है। यानी तीनों एक्टर्स जो है वो अनप्रेडिक्टेबल भी हैं और ट्रिगर हैप्पी है। फिर नीचे जो मैंने बात की, जो
क्योंकि सारा कनेक्टेड है गल्फ में। फर्स्ट करें हुती को अटैक करके ट्रिगर हो सकती है लड़ाई और फिर एक आप कह लें कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो एक तो उसको मद्देनजर रखें, तो इसीलिए इसमें जो है ना हर दफा जब बात हो तब सिनेरियोज पे बात कर सकते हैं, डेफिनेटिव बात नहीं हो सकती। सिनेरियोज में दो चीजें हैं, इट कैन स्विंग टू पीस, जिस तरह हमने बात की है कि उसकी क्या क्या डिविडेंड्स हैं। अमेरिकन मिलिट्री के ऊपर भी प्रेशर है, सेंटकॉम की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी तो अमेरिकन मैगजीन में छप रही है कि स्टॉक पाइल काफी डिप्लीट हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है इस तरह एग्रेसिव तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकते। और ये फिर ये अगर देखा जाए अल्टे का मैंने कि 2.5 फ्रंट लड़ाई की बात करता है अमेरिका के, दे आर एबल टू फाइट ऑन 2.5 फ्रंट, जिसमें एक पैसिफिक में है और एक यूरोप में जहाँ लड़ाई हो रही है और एक गल्फ में जो आधा फ्रंट है। तो अगर आधा फ्रंट आपका स्टॉक पाइल जो है कंज्यूम कर गया तो फिर आप क्या करेंगे अदर फ्रंट पर? स्ट्रेटेजिकली तो वो ग्लोबल पावर है, तो ये भी उनको मद्देनजर रखना है कि इस इसराइल की लड़ाई में आपने कितना नुकसान किया है, और दैट्स व्हाई आई थिंक ये भी एक प्रेशर हो सकता है। फिर आगे इलेक्शन जी जी जो इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं अमेरिका में, ट्रम्प हैज टू देन मेक अ फाइनल डिसीजन, विक्ट्री डिक्लेयर करके निकलेंगे तो उनको वोट पड़ेगा, तो ये एक फैक्टर है। और फिर आ जाता है कि जो आई थिंक ईरान का अपना आई थिंक असेसमेंट है विद इन ईरान ऑल्सो कि काफी नुकसान हुआ है, जो उनकी कोस्टल बेल्ट है जो ऑल अलोंग पाकिस्तान से लेके और कुवैत तक, इसमें 150 किलोमीटर की पट्टी बुरी तरह इम्पेक्टेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिजेज हैं, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसको अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो फिर वहां भी खतरा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लग जाए और आपका नुकसान होना शुरू हो जाए। तो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट की भी एक लिमिट है, तो मेरे ख्याल में इन चीजों को देखा जाए तो देयर आर चांसेस कि चीजें अमन की तरफ जाएंगी बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट। सही। वकार साहब, ये तमाम तर चीज़ें तो सिनेरियो बेस्ड होगी। अगर हम इस तमाम तर तनाजुर में देखें और सीज़ फायर के बाद भी हम ये चीज़ें देखते हैं कि ईरान का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है आबना हुर्मस पर कि आबना हुर्मस के जो भी मामलात हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईरान और ओमान देखेंगे। अब अगर रजामंदी जाहिर की गई है कि आबना हुर्मस खोल दिया जाएगा, तो आपके ख्याल से क्या एक तरीक़ाकार अपनाया जाएगा? क्योंकि ईरान का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस था कि इसमें कोई भी मुदाखलत नहीं करेगा आबना हुर्मस के मामलात में, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान और ओमान देखेंगे। ये देखिए तक इंटरनेशनल लॉज देखें सीज के या स्टेट्स के, उसमें तो ये चीज नहीं बनती, लेकिन लेट्स से कि अगर ईरान हैज टू बी कंपनसेटेड, जो पहले भी बात हुई थी कि किसी न किसी बहाने जो $300 बिलियन की बात हो रही थी, उसमें गल्फ कंट्रीज और ऑल्सो रेडी कि हम चिप इन करेंगे, तो आई थिंक उसको करने के लिए फॉर सम टाइम उनको कुछ आप कहने के जो टॉल है उसमें आई डोंट नो अभी इनके क्या मुआहदे हो रहे हैं या क्या बातचीत हो रही है, दी जा सकती है। कई जगह पे खबर है कि $1 पर बैरल जो है वो रिसीव करेंगे, और बाकी जो है आने जाने का, चूंकि आप देखा स्टेट बड़ी तंग है, उसमें आने जाने का जो पैसेज है उसमें माइंस भी लगी हैं, तो उसमें एक तरफ ईरानी वाटर इस्तेमाल हो सकता है और एक तरफ ओमान का जो है, बट अदरवाइज ये इंटरनेशनल स्टेट है, बिकॉज एक लॉ भी है कि अगर एक चीज चल रही है इंटरनेशनल सिस्टम में तो फिर उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। ये कोई लेट्स से ईरानी वाटर नहीं है सच, बट ये एक स्टेट है विच इज कॉमन टू बोथ साइड, तो एक तो ये है, और दूसरा है ईरान ने रिस्ट्रक्चर होना है, इसके अंदर रीबिल्डिंग होनी है, उसके अंदर दे नीड हेल्प, और साफ ज़र है वो चाहेंगे कि जितना नुकसान हुआ लड़ाई में उसका कुछ ना कुछ उनको कंपनसेशन हो जाए, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो जाए। लेकिन चूंकि वॉर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने विक्ट्री कैसे डिक्लेयर करनी है, और ये सबसे बड़ा इशू बना हुआ है पोस्ट थीरा में। अभी भारत देख लें 1.5 साल हो गए लगे नहीं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो दिस विल कंटिन्यू। ट्रम्प ने भी क्लेम करनी है विक्ट्री, IRGC ने भी करनी है, और शायद नेतन्याहू ने भी करनी है, तो इसमें ये रेटोरिक चलता रहेगा। लेकिन आई थिंक जब फाइनल चीजें सेटल होगी तो मोस्ट प्रोबेबली कोई एक परमानेंट हल इसका निकल आएगा, मोस्ट प्रोबेबली कोई परमानेंट हल निकल आएगा, और इंशाल्लाह हम तो यही उम्मीद करते हैं, दुआ को भी हैं। बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो भी इस सिनेरियो में एक कॉन्टेक्स्ट है उस हवाले से आपने अपना जो तज्जिया है वो समा के नाज़रीन के सामने रखा।